Good morning, students. This is Amit Kumar, your science teacher, and once again I am here with you with the second video lecture of lesson 2 microorganism. तो बच्चों, मैंने इससे पहले आप सभी को लेसन 2 माइक्रोऑर्गेनिज्म का पहला वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड वीडियो लेक्चर में, इसी लेसन के सेकेंड वीडियो लेक्चर में। ओके, तो आइए पढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे पहले आपने पढ़ा यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आज हम पढ़ने वाले हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल फॉर अस, दे कैन काउज डिजीज एंड कैन आल्सो स्पॉइल आवर फूड, क्लोथ्स etc। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। ये बहुत सारी बीमारियों को फैलाते हैं। ये हमारे भोजन को स्पॉइल करते हैं, बर्बाद करते हैं, हमारे कपड़ों को हानि पहुंचाते हैं। ओके, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स में जो डिजीजेज होते हैं, इसके जो मेन कारण होते हैं वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन काउज डिजीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही प्लांट्स और एनिमल्स में बीमारियों के मुख्य कारण होते हैं। सम एनिमल्स एंड प्लांट्स डिजीज आर देयर एंड देयर एजेंट आर लिस्टेड इन द टेबल गिवन बिलो। तो कुछ प्लांट डिजीज और उनके जो एजेंट हैं, उनमें जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बीमारियां होती हैं उनका लिस्ट दिया गया है। तो आइए इस लिस्ट पर एक नज़र डालते हैं। एनिमल्स डिजीज एंड कॉजेटिव एजेंट। सबसे पहला है एनिमल्स में होने वाला फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल। पशुओं में जो होता है फुट एंड माउथ डिजीज, यह किसकी वजह से होता है? तो ये होता है वायरस की वजह से। ओके, एंथ्रेक्स डिजीज इन कैटल। पशुओं में जो एंथ्रेक्स डिजीज होता है ये होता है बैक्टीरियम की वजह से। उसके बाद स्लीपिंग सिकनेस इन कैटल्स, पिग्स एंड हॉर्सेस, ये होता है प्रोटोजोआ की वजह से। ओके, तो ये सभी एनिमल्स में होने वाले डिजीजेज हैं और इनके एजेंट। नेक्स्ट है प्लांट डिजीज एंड कॉजेटिव एजेंट। पौधों में होने वाले रोग और इनके एजेंट। सबसे पहला है पोटैटो ब्लाइट। पोटैटो में जो ब्लाइट डिजीज होता है यह वायरस की वजह से होता है। टोबैको जो होता है, टोबैको मोसैक, ये भी वायरस की वजह से होता है। रस्ट ऑफ व्हीट, ये फंगी की वजह से होता है। उसके बाद सिट्रस कैंकर, ये होता है बैक्टीरियम की वजह से। येलो वेन मोसैक ऑफ ओकरा, ये होता है वायरस की वजह से। नेक्स्ट है डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स। अब मनुष्य में डिजीज होने वाले डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं। पैथोजेन काउजेज डिजीज इन ह्यूमन्स। रोगाणु जो होते हैं वो मनुष्य में मुख्यतः बीमारियों के कारण होते हैं। डिजीजेज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज एज दे कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ह्यूमन में क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बीमारियों का आदान प्रदान होता है। इन्हें कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज। क्या कहा जाता है बच्चों? कम्युनिकेबल डिजीज। पैथोजेंस एंटर्स इन द ह्यूमन बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, फूड वी ईट, वाटर वी ड्रिंक, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ सिक पर्सन और थ्रू कैरीज लाइक इंसेक्ट। तो बच्चों, पैथोजेन जिन्हें कहा जाता है हिंदी में रोगाणु या रोगजनक, जो मनुष्य में कम्युनिकेबल डिजीज के लिए जिम्मेवार होते हैं, ये फैलते हैं एयर के द्वारा जब हम सांस लेते हैं। ओके, एयर के द्वारा जब हम सांस लेते हैं। उसके बाद फूड के द्वारा जब हम खाते हैं। ड्रिंक वाटर जब हम पीते हैं, वाटर के द्वारा भी होता है। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ सिक पर्सन, जब हम किसी बीमार व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इससे होता है। और थ्रू कैरीज लाइक इंसेक्ट्स, और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जिनमें ये रोगाणु पैथोजन पहले से मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और ये जब हमारे शरीर पर बैठते हैं या हमें बाइट करते हैं, काटते हैं, तो इससे वो वायरस हमारे शरीर में आ जाते हैं, जिनसे कि हमें कम्युनिकेबल डिजीज हो जाते हैं। ओके,
अब आइए इन सभी का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। ओके, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट स्किन टू स्किन, म्यूकस टू म्यूकस और म्यूकस टू स्किन कॉन्टैक्ट में काउज इन्फेक्शन। तो कभी होता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है, जैसे हैंडशेक करता है, हाथ मिलाता है, तो इससे भी क्या होता है, इसे कहते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। म्यूकस टू म्यूकस, म्यूकस टू स्किन, ये सभी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हैं जिसके द्वारा क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है। एग्जाम्पल ऑफ डिजीजेज स्प्रेड इन दिस वे आर लेप्रोसी और एक्जिमा। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा जो फैलने वाले रोग हैं वो हैं लेप्रोसी, जिसे कहा जाता है कुष्ठ रोग, और एक्जिमा, जिसे कहा जाता है खाद खुजली। ओके, ये सभी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलते हैं। बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, अब है कुछ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिनके द्वारा क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसमिट होता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो एन इन्फेक्टेड पर्सन में रिलीज ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर कैरिंग द डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल कफिंग, स्नीजिंग और स्पिल्टिंग। जब कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है या थूकता है, तो इससे क्या होता है कि उसके शरीर से खांसने या छींकने या फिर थूकने के दौरान वायरस हवा में फैल जाते हैं, और उसके संपर्क में जो भी व्यक्ति आते हैं तो इनसे क्या होते हैं कि वे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसे कहा जाता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ओके, एग्जाम्पल ऑफ डिजीज स्प्रेडिंग इन दिस वे आर ट्यूबलर क्लोसिस और व्हीपिंग कस। तो इसके द्वारा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा जो फैलने वाले रोग हैं ये हैं टीबी, ट्यूबलर क्लोसिस और वोपिंग कॉफ, कुकुर खांसी। ओके, बाय यूजिंग एन इन्फेक्टेड नीडल और सेरिंग, इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन as in case of AIDS or a bite of as in case of a dog bite। अब है कुछ इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंज के द्वारा भी क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है। ओके, जब एक व्यक्ति या के शरीर से दूसरे व्यक्ति को सुई से दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, उसकी पहले व्यक्ति के शरीर में अगर वह कम्युनिकेबल डिजीज से पीड़ित है तो दूसरा व्यक्ति भी पीड़ित हो जाता है। तो इसको कम करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए नए सिरिंज का यूज़ किया जाता है। तो इसके द्वारा फैलने वाले रोग जो हैं वह एड्स हैं। उसके बाद अ बाइट एज इन केस ऑफ अ डॉग बाइट, कुत्ते के काटने से भी होते हैं, कुत्ते जब काटते हैं तो उससे भी क्या होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं। ओके, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। द मोड्स ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन आर थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, थ्रू क्लॉथ्स, उसके बाद टॉवेल और पर्सन बिलोंगिंग ऑफ अ पेशेंट, और थ्रू डर्टी हैंड और अनवाश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जो होता है कम्युनिकेबल डिजीज का, वह होता है इन्फेक्टेड फूड को खाने से और वाटर के द्वारा, क्लॉथ के द्वारा। जब किसी पेशेंट का टॉवेल या उसका पर्सनल चीज़ों को टच करते हैं, उससे भी ये कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड करते हैं। ओके, उसके बाद डर्टी हैंड और अनवाश्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इत्यादि को खाने से क्या होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज का प्रसार होता है। ओके बच्चों, अब हमारे पास एक टेबल है जिसमें बहुत सारे डिजीज़ और वे किस माध्यम से ट्रांसमिट होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनके प्रिवेंशन के क्या उपाय हैं, उससे हम स्टडी करेंगे। ओके, तो सब माइक्रोबल डिजीज, सबसे पहला है ट्यूबलर क्लोसिस। तो ट्यूबलर क्लोसिस का जो ट्रांसमिशन होता है वह एयर के माध्यम से होता है, और इसके जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, वह है लो ग्रेड फीवर, मतलब हल्का बुखार रहेगा, और ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आएंगी। और इसके जो बचाव के उपाय हैं वो है BCG वैक्सीनेशंस, इसमें BCG का वैक्सीन दिया जाता है, और जनरल क्लीननेस, और हमें साफ़ सुथरा रहने की सलाह दी जाती है पेशेंट्स को। ओके, नेक्स्ट है निमोनिया। इसका जो ट्रांसमिशन होता है वह भी एयर के माध्यम से होता है, और इसके सिम्टम्स हैं हाई फीवर, बहुत ज़्यादा तेज ज्वर रहेगा, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स फूलने लगता है। इसका जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वह है
एंटीबायोटिक्स। ओके, नेक्स्ट है कोलेरा। इसका जो ट्रांसमिशन होता है वह वाटर या फिर फूड के माध्यम से होता है। इसके सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होना, लूज मोशन होना, डिहाइड्रेशन होना, और इससे बचाव का उपाय है जनरल हाइजीन, गुड सैनिटेशन और वैक्सीनेशंस। जनरल हाइजीन में अच्छी आदतें अपनाना चाहिए, गुड सैनिटाइजेशन, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, और वैक्सीन्स। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड का जो ट्रांसमिशन होता है वह वाटर या फिर फूड के माध्यम से होता है। इसके सिम्टम्स हैं कंटिन्यूअस फीवर ड्यू टू द इन्फेक्शन इन द इंटेस्टाइन। इससे क्या होता है कि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे फीवर लगातार आते रहता है। ओके, ये लक्षण है। और इससे बचाव के जो उपाय हैं वह है ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, गर्म पानी पीना चाहिए, कुकिंग फूड प्रॉपर्ली, भोजन को अच्छी तरह पकाना चाहिए, पका हुआ होना चाहिए, मेंटेनिंग गुड सैनिटाइजेशन, अच्छा साफ़ सुथरा का ख्याल रखना चाहिए, और वैक्सीनेशन समय समय पर उसको वैक्सीन दिया जाना चाहिए। अब है वायरल डिजीज, वायरस से फैलने वाले डिजीज। सबसे पहला है मैस्लेस। इसका फैलाव ये ट्रांसमिट होता है एयर और डायरेक्ट एयर से या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। इसके सिम्टम्स हैं फीवर, रैशेस, रनिंग नोज, और इससे बचाव के उपाय हैं वैक्सीनेशन, कीपिंग द पेशेंट इन आइसोलेशन। पेशेंट को इसमें आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड। इसका जो ट्रांसमिशन है वह एयर है। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है या फिर छींकता है तो इससे क्या होते हैं, यह वायरस हवा में फैल जाते हैं और इसके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है उसे यह हो जाता है। ओके, इसके जो एग्जाम्पल हैं वह है रनिंग नोज और वाटरी आई। और इससे बचाव के उपाय हैं कीपिंग अवे फ्रॉम द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड। तो ऐसे व्यक्ति जो कॉमन कोल्ड से पीड़ित है उनसे दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। इसका जो ट्रांसमिशन है वह है एयर और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और इसके सिम्टम्स हैं रैशेस, फीवर, हेडेक, और इसके बचाव के उपाय हैं आइसोलेटिंग द पेशेंट और वैक्सीनेशन। नेक्स्ट है जॉन्डिस, जिसको हेपेटाइटिस बी भी कहा जाता है। इसका जो ट्रांसमिशन होता है वह वाटर के द्वारा होता है, और इसके जो सिम्टम्स हैं वह येलोइंग ऑफ आइज, आँखों का पीला होना, उसके बाद हैंड्स एंड यूरिन्स। इसका इलाज है वैक्सीनेशन, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर एंड क्लीन फूड। नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो का जो ट्रांसमिशन होता है वह एयर या फिर वाटर के माध्यम से होता है। इसके जो सिम्टम्स हैं पैरालिसिस ऑफ लेग्स मसल्स इन चिल्ड्रेन। बच्चों में जब वो बच्चे होते हैं तो पैरालिसिस हो जाता है लेग मसल्स का। ओके, उसके बाद इसका जो इलाज है वह है वैक्सीनेशन। नेक्स्ट है प्रोटोजोआन डिजीज। प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज में आते हैं मलेरिया। इसका जो ट्रांसमिशन है वह फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो बाइट, मतलब मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से ये होते हैं। और इसके जो सिम्टम्स हैं, लक्षण है हाई फीवर विथ चिल, और इसके जो बचाव के तरीके हैं वह है अवॉइडिंग वाटर टू कलेक्ट इन एंड अराउंड द हाउस। घर के आसपास या घर में पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। उसके बाद स्पेयरिंग इंसेक्टिसाइड्स, हमें अपने घर के चारों ओर इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करना चाहिए ताकि इंसेक्ट पनपे नहीं। नेक्स्ट है अमोबिक डायसेंट्री। इसका जो ट्रांसमिशन होता है यह होता है फूड एंड वाटर से, और इसके लक्षण हैं ब्लड इन द स्टूल। उसके बाद इसके इलाज हैं मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन और ड्रिंकिंग बॉयल वाटर। अगर फंगल डिजीज, फंगी से होने वाले डिजीज, इसमें आता है एथलीट फुट। इसका ट्रांसमिशन एयर से होता है। फंगल ग्रोथ बिटवीन द टूज, इसमें होते हैं बहुत सारे फंगी ग्रो करते हैं पैरों के उंगलियों के बीच में, और इससे बचाव के उपाय हैं कीप फिट ड्राई एंड क्लीन। पैरों को हमेशा ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए। नेक्स्ट है रिंग वॉर्म डिजीज। इसका ट्रांसमिशन एयर के माध्यम से होता है, और इसके जो लक्षण है वह सर्कुलर रिंग्स ऑन द स्किन पर सर्कुलर गोलाकार रिंग्स हो जाते हैं। और इसका जो इसका जो इलाज है वह है मेडिकेशन। ओके, तो ये थे कुछ डिजीज, उनके ट्रांसमिशंस, उनके सिम्टम्स और इलाज। अब आगे बढ़ते हैं।
स्प्रेड ऑफ डिजीज बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट के द्वारा किस प्रकार डिजीज का ट्रांसमिशन होता है, फैलाव होता है। ओके, तो इंसेक्ट लाइक मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाई आर द कैरियर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी इंसेक्ट होते हैं जैसे मॉस्किटो हुए, हाउस फ्लाई हुए, ये सभी अपने साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो होते हैं कैरी करते हैं। मॉस्किटोज कैन एक्ट एज अ वेक्टर फॉर्म many disease causing viruses and parasites. For example, malaria is spread by the female Anopheles mosquito. It is caused by the protozoan Plasmodium. When a female Anopheles mosquito sucks blood of an infected person, the Plasmodium is carried into its body. When this mosquito bites a healthy person, the protozoan enters his or her body causing malaria. ओके बच्चों, तो मॉस्किटो क्या होते हैं, यह वेक्टर की तरह कार्य करते हैं जो डिजीज़ को कैरी करते हैं, वायरसेस और पैरासाइट्स को अपने बॉडी के अंदर कैरी करते हैं। इस एग्जांपल के लिए मलेरिया जो होता है यह फैलता है फीमेल एनाफ्लीज के मच्छर के काटने से। इसमें होता है क्या कि इसका जो कारण है, मलेरिया का जो कारण है यह है प्रोटोजोआन प्लाज्मोडियम की वजह, प्रोटोजोआन प्लाज्मोडियम। इसमें क्या होता है कि जब कोई फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन्स के शरीर से ब्लड को सक करता है, चूसता है, और किसी तो इसमें इसके फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के बॉडी में प्लाज्मोडियम के वायरस आ जाते हैं और उसे कैरी करते हैं, और फिर जब वे बाइट करते हैं किसी हेल्दी पर्सन को, तो इस प्रकार से ये प्लाज्मोडियम उस हेल्दी पर्सन के बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं। इस तरह से मलेरिया का स्प्रेडिंग होता है। ओके बच्चों, दे ले देयर एग्स इन stagnant water such as water cooler from which water has not been removed from many days. तो ये क्या करते हैं, ठहरे हुए पानी में अपने अंडे देते हैं जहाँ का पानी ज़्यादा दिनों तक साफ़ नहीं होता है। इट इज़ सजेस्टेड टू पुट केरोसिन ऑयल और सम इंसेक्टिसाइड्स इन वाटर कूलर टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। तो इस तरह से सलाह दी जाती है कि वाटर कूलर जो होते हैं उनमें या तो केरोसिन की कुछ बूंदें डालनी चाहिए या फिर इंसेक्टिसाइड्स को डालना चाहिए, जिससे कि मच्छर का जो ब्रीडिंग हो, मॉस्किटो का जो ब्रीडिंग हो वह रुक सके। फीमेल एंडीज मॉस्किटो इज़ वेक्टर ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू वायरस का जो फैलाव होता है, स्प्रेडिंग होता है, वह फीमेल एडीज मॉस्किटो की वजह से होता है। ओके बच्चों, हाउस फ्लाई आल्सो कैरी हार्मफुल माइक्रोब्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। घरेलू मक्खियाँ जो होती है यह भी माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक स्प्रेड करती हैं, फैलाती हैं। व्हेन दे सिट ऑन फूड आइटम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट सक टू फूड्स पार्टिकल्स एंड एंटर्स आवर बॉडी व्हेन वी ईट सच आइटम्स। जनरली घरेलू मक्खियाँ जब हम खाना खाते हैं तो खाने पर बैठती हैं। इससे क्या होता है कि उनके बॉडी में प्रेजेंट जो भी पैरों में या फिर बॉडी में चिपके हुए रहते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वह हमारे फूड में स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और जब हम उस भोजन को खाते हैं तो इससे क्या होता है, होते हैं कि ये वायरस हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वे अपनी जनसंख्या को बहुत ज़्यादा मात्रा में बेयर्ड करते हैं, फैलाते हैं, और इससे हम उन बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं जिनके वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके बच्चों, इसलिए हमें खाने को हमेशा ढक के रखना चाहिए ताकि कोई हाउस फ्लाई उस पर अटैक ना कर सके। ओके, योर पेरेंट्स ऑलवेज एडवाइस यू नॉट टू ईट अनकवर्ड फूड आइटम्स एज दे में कंटेन डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स। तो घरों में आपके बड़े बुजुर्ग जो भी हो वो आपको सलाह देते होंगे कि अनकवर्ड फूड को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अनकवर्ड फूड से क्या होते हैं, बीमारियों का फैलाव होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है टाइम टू आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स। आप सभी इसको फिल कर लेंगे। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो भोजन को स्पॉइल करते हैं, बासी बनाते हैं, इसलिए हमें फूड प्रिजर्वेशन की आवश्यकता होती है। फूड गेट्स स्पॉइल्ड व्हेन इट अटैक्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भोजन बर्बाद होते हैं
हो जाते हैं जब इन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं। स्पॉइल्ड फूड गिव्स ऑफ फॉल स्मेल एंड टेस्ट बैड। जो स्पॉइल्ड फूड होते हैं वह बैड स्मेल देते हैं, ओके, और इनका जो टेस्ट होता है यह भी बहुत बैड होता है, ख़राब होता है। समटाइम्स इट्स कलर में इवन चेंज, कभी कभी इसके कलर भी चेंज हो जाते हैं। ईटिंग स्पॉइल्ड फूड कैन काउज फूड पॉइजनिंग। स्पॉइल्ड फूड खाने के बाद फूड पॉइजनिंग होने की आशंका होते हैं। फूड पॉइजनिंग कैन काउज वोमिटिंग, फूड पॉइजनिंग की वजह से वोमिटिंग होती है, डायरिया होते हैं, उसके बाद एडोमिनल पेन होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स एयर वाटर एंड वार्म टू ग्रोथ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, बढ़ने के लिए आवश्यकता होती है एयर, वाटर और वार्मथ की। तो फूड कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अगर फूड को प्रिवेंट किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को रोक कर, ओके। तो द प्रोसेस बाय विच स्पॉइलेज ऑफ फूड इज प्रिवेंटेड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। तो वह प्रोसेस जिसके माध्यम से भोजन को स्पॉइल होने से बचाया जाता है उसे कहा जाता है फूड प्रिजर्वेशन। लेट अस डिस्कस सम कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। आइए कुछ साधारण फूड प्रिजर्वेशन के विषय में हम जानते हैं। सबसे पहला है मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, ड्राइंग, ओके। In this method, moisture content like water of food is reduced by the drying in the sun to prevent the growth of microorganism। तो ड्राइंग जो मेथड होता है या डिहाइड्रेशन वह मेथड होता है जिसमें मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर कंटेंट जो भी सब्सटेंस होते हैं उसे धूप में सुखाया जाता है और उसे वाटरलेस किया जाता है, ओके। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें वाटर को रिमूव किया जाता है ड्यूरिंग द सन, इसे कहा जाता है डिहाइड्रेशन। वेजिटेबल्स लाइक मेथी लीव्स, स्पाइसेस, कॉलीफ्लावर्स आर ड्राइड इन द सन। तो कुछ वेजिटेबल्स जैसे मेथी के पत्ते हो गए, कुछ स्पाइसेस जैसे चिली हो गए, ओके, उसके बाद टर्मेरिक हुए इत्यादि इत्यादि, उसके बाद कॉलीफ्लावर हुए, इन सभी को धूप में सुखाया जाता है। द डिहाइड्रेटेड फूड इज सील्ड इन पैक्ड। उसके बाद डिहाइड्रेटेड फूड को अच्छी तरह से सील्ड कर दिया जाता है पैकेट में। फिश एंड मीट आर प्रिजर्व्ड बाय स्मोक एंड हीट। फिश और मीट को भी प्रिजर्व किया जाता है स्मोक और हीट के द्वारा, ओके। नेक्स्ट है फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन। फ्रीजिंग स्टॉप्स द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दस हेल्प्स इन प्रिजर्व देम। तो फ्रीजिंग जो होता है, फ्रीजिंग वह प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है, उनका मल्टीप्लिकेशन है, उसे रोकता है। जैसे मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क्स etc आर प्रिजर्व्ड इन दिस वे। तो मांस, सब्जियां, फलों और दूध को फ्रीजिंग के द्वारा या रेफ्रिजरेशन के द्वारा प्रिजर्व करके रखा जाता है, ओके। कहाँ पर? रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। यह है रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट है पॉस्चुराइजेशन। तो ये जो मेथड है पॉस्चुराइजेशन, इसको इजाद किया था लुई पास्चर ने, ओके। इसमें देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, मिल्क को काफ़ी हाई टेम्परेचर पर हॉट किया जाता है और सडनली इसको कूल कर दिया जाता है और फिर इसको पैक कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि मिल्क काफ़ी दिनों तक प्रिजर्व रहते हैं, ओके। तो आइए प्रिजर्वेशन मेथड को जानते हैं। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड टू प्रिजर्व मिल्क। इस मेथड को जनरली यूज़ किया जाता है मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए, ओके, सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए। इन दिस मेथड मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 50 to 30 सेकेंड्स एंड देन कूल्ड क्विकली। इस मेथड में सबसे पहले मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है मात्र
15 to 30 सेकेंड के लिए और इसको अचानक क्विकली कूल्ड कर लिया जाता है। दिस सडन चेंज इन टेम्परेचर किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंट्स देयर ग्रोथ। इससे क्या होता है कि मिल्क में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे सभी मर जाते हैं और उनका ग्रोथ भी नहीं हो पाता है। वे रहेंगे ही नहीं तो ग्रोथ क्या होगा। ओके, honey, beer, wine and juices are also preserved using this method। तो इस पॉस्चराइजेशन मेथड के द्वारा हनी, बियर, वाइन और जूस आदि को प्रिजर्व किया जाता है। ओके, पॉस्चराइज्ड मिल्क इज स्टोर्ड इन स्टेरलाइज्ड पाउचेज और बोतल। तो जो भी पॉस्चराइज्ड मिल्क होते हैं इन्हें स्टोर किया जाता है स्टेरलाइज्ड पाउचेज और बोतल्स में। ओके, नेक्स्ट है सैल्टिंग एंड एडिंग शुगर। साल्टिंग और एडिंग शुगर। तो साल्ट एंड शुगर आर नेचुरल प्रिजर्वेटिव। साल्ट और शुगर क्या हैं? नेचुरल प्रिजर्वेटिव हैं। द सेल ऑफ microbes lose water on addition of salt and sugar, thereby inhibiting their growth। ओके, तो माइक्रोब्स के जो सेल होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, यह वाटर को लूज़ करते हैं जब ऐड किया जाता है साल्ट और शुगर को। इसलिए इनहिबिटिंग देयर ग्रोथ, इसलिए उनकी ग्रोथ जो होती है वह रुक जाती है। पिकल्स, मीट एंड फिश आर प्रिजर्व्ड बाय साल्टिंग। तो अचार आप अपने घरों में यूज़ करते होंगे, इनमें ज़्यादा मात्रा में साल्ट ऐड किया जाता है। इसी प्रकार मीट और फिश में भी साल्ट ऐड किया जाता है, जिससे क्या होता है माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाता है। ओके, जेम्स, सॉस, जेलीज आर प्रिजर्व्ड बाय एडिंग शुगर। तो जेम, सॉस और जेली को प्रिजर्व किया जाता है शुगर ऐड करके। ओके, नेक्स्ट है बाय यूजिंग ऑफ केमिकल्स लाइक सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट एंड पोटासियम मेटाबिसल्फेट आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स टू प्रिजर्व जैम, स्क्वैशेस एंड केचप। तो कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जैसे सिट्रिक एसिड हुआ, सोडियम बेंजोएट हुआ, उसके बाद पोटासियम मेटाबिसल्फाइट हुआ, इन सभी का यूज किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव टू प्रिजर्व जेम को प्रिजर्व करने के लिए, स्क्वैशेस को प्रिजर्व करने के लिए और केचप्स को प्रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट है कैनिंग। इन दिस मेथड फूड आर सील्ड इन अ कैन एंड हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले पदार्थों को अच्छी तरह उसमें रखकर, कैन में रखकर, बर्तन में रखकर सील कर दिया जाता है। उसके बाद उसको बॉयल किया जाता है एटलीस्ट 120 डिग्री सेल्सियस तक, जिससे क्या होते हैं कि इनमें प्रेजेंट जो भी माइक्रोब्स होते हैं वे सभी मर जाते हैं। The food is stored in a airtight container and cannot be spoiled by microorganisms। तो अगर फूड को स्टोर किया जाए किसी एयर टाइट, जहाँ पर जिसके अंदर एयर एंटर नहीं कर सके कंटेनर, वैसे कंटेनर में, तो फिर इससे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का विकास रुक जाता है, उनका ग्रोथ रुक जाता है। ओके, कैंड फूड कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर मंथ्स। तो इस प्रकार से कैंड फूड को कई दिनों तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बाय वैक्यूम पैकिंग। स्नैक कंटेनिंग ऑयल आर मार्केटेड इन सील्ड एयर टाइट पैकेज। तो स्नैक कंटेनिंग ऑयल जो होते हैं इन सभी को मार्केट में अच्छे से सील्ड करके टाइटली पैक्ड करके सप्लाई किया जाता है। द एयर इज रिमूव्ड बाय इवैक्यूएशन एंड द पैकेट ऑफ फिल्ड विथ नाइट्रोजन। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इनका जो पैकेट होता है, पैकेट से एयर को इवैक्यूएशन मतलब वैक्यूम इवैक्यूएशन के द्वारा उसमें से एयर को खाली करा लिया जाता है और उसमें नाइट्रोजन गैस को फिल कर दिया जाता है। ओके, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं हो सके। ओके, नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के क्या क्या एडवांटेज हैं? तो सबसे पहला है इट रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ फूड बाय अवॉइडिंग इट्स स्पॉइलेज।
ये क्या करता है कि फूड को बर्बाद होने से बचाता है, फूड को बासी होने से बचाता है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू रिटेन द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड टू ग्रेट एक्सटेंट। ये क्या करता है कि फूड के जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होते हैं, फूड में जो न्यूट्रिशन होते हैं, उन सभी को रिटेन करता है, उन सभी को सेम मात्रा में, सेम अमाउंट में बचाता है। ओके, जिससे कि हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है इट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ड्यूरिंग ऑफ सीजन एंड एट डिस्टेंट प्लेसेस। तो प्रिजर्वेशन के द्वारा क्या करते हैं कि कभी अगर उस सीजन नहीं भी है तो उस सीजन में भी हम उस फूड को खा सकते हैं। जैसे कॉलीफ्लावर ओनली विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, बट अगर हम इसे प्रिजर्व करके रखें तो इसे हम समर सीजन में भी खा सकते हैं। ओके, इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसे हम ऑफ सीजन खाते हैं और उसे डिस्टेंस प्लेसेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सेंड भी करते हैं। नेक्स्ट है इट इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ प्रिसेबल फूड्स आइटम। ये क्या करता है कि सेल्फ लाइफ प्रिजेबल फूड आइटम्स जो होता है इसे काफ़ी ज़्यादा दिनों तक इंक्रीज करके रखता है, बढ़ा के रखता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल। ओके, द नाइट्रोजन प्रोसेस द cyclic process by which nitrogen fixed used by plants and animals and then returned to the atmosphere is called नाइट्रोजन साइकिल। तो वह साइक्लिक प्रोसेस जिसमें नाइट्रोजन फिक्स होता है, जिसे प्लांट और एनिमल यूज़ करते हैं और उसे रिटर्न करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन साइकिल। ओके बच्चों, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन द नाइट्रोजन साइकिल इंक्लूड नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा नाइट्रोजन साइकिल होता है, उसका नाइट्रोजन एसाइमुलेशन है, उसके बाद अमोनिफिकेशन है, नाइट्रिफिकेशन है, डेंट्रिटिफिकेशन है। इन सभी के द्वारा नाइट्रोजन साइकिल होता है। द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ कंटेन अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, इसमें अप्रोक्सीमेट लगभग 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ओके, और ऑक्सीजन कितने परसेंट प्रेजेंट है? 21%, और रेस्ट 1% में अदर गैसेस आते हैं। ओके, हाउएवर जिनमें कार्बन की जो मात्रा है, प्रतिशत मात्रा, वह 0.03% है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउएवर दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हैज़ लिमिटेड अवेलेबिलिटी फॉर बायोलॉजिकल यूज़। बायोलॉजिकल यूज़ में, बायोलॉजिकल मतलब इनका नाइट्रोजन का जो यूज़ है वह काफ़ी लिमिटेड है, लीडिंग टू द स्कार्सिटी ऑफ यूजेबल नाइट्रोजन। दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मस्ट बी प्रोसीड टू फिक्स्ड टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स to conserve of atmospheric nitrogen into a form which is readily available to plants is called nitrogen fixation। तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का जो कंजर्वेशन है वह प्लांट के द्वारा किया जाता है। ये लगातार होते रहता है, इससे ही कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके बच्चों, क्लियर है? चलिए यहाँ पर एक ड्राइंग है, इस ड्राइंग के माध्यम से हम समझने का कोशिश करते हैं। जैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जिसकी प्रतिशत मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में 78% है। ओके, तो ये एटमॉस्फेरिक, ये ब्लू ग्रीन एल्गे जो है ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर से लेते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रोजेनियस कंपाउंड, और ये नाइट्रोजेनियस कंपाउंड फिर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल में मिक्स होता है। अगेन सॉइल से ये बैक्टीरिया रिलीज करता है नाइट्रोजन को, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके, इस तरह से इनका जो होता है साइकिल कंप्लीट होते रहता है, इसे ही कहा जाता है नाइट्रोजन साइकिल। ओके, वेट फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी डन इन 2 वेज। नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन यह 2 तरह से होता है। पहला है बाय साइम्बोटिक बैक्टीरिया, जिसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंतर्गत
Leguminous plants like peas and beans have bacterium called rhizobium in their root noodles. तो लिग्यूमिनियस प्लांट फलीदार जो भी पौधे होते हैं जैसे पी हुए, बीन्स हुए, इन सभी के जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाए जाते हैं. The bacterium can take up atmospheric nitrogen and convert it into nitrates. तो ये क्या करते हैं, राइजोबियम एटमॉस्फेरिक बैक्टीरिया नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में. ओके, एंड नाइट्रेट्स गेट मिक्स्ड अप विथ सॉइल आफ्टर डिकेइंग ऑफ प्लांट. इसके बाद जब प्लांट डिके होते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, तो ये मिक्स हो जाते हैं कहाँ पर, ये नाइट्रेट्स मिक्स हो जाते हैं सॉइल में और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है. ओके, ड्यूरिंग लाइटिंग atmospheric nitrogen fixation. When lighting occurs, the nitrogen and oxygen in the air react to form oxides of nitrogen. जब लाइटिंग होती है, बारिश ड्यूरिंग द रेन, जब लाइटनिंग होती है तो उस समय ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड. ओके, These compounds fall down to the earth with rainwater as nitric acid. उसके बाद ये जो ऑक्साइड हैं, ये जो कंपाउंड है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी वाटर रेन के साथ आते हैं अर्थ पर. किस रूप में, तो नाइट्रिक एसिड के रूप में. द नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद द सॉइल एल्काइली सच एज लाइमस्टोन to form nitrates which are absorbed by the plant through their roots. इसके बाद क्या होते हैं कि ये बन जाते हैं सॉइल के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं एल्काइलीज, और किस रूप में, लाइमस्टोन के रूप में, जिसे प्लांट्स अपने रूट के द्वारा ऑब्जर्व करते हैं. Plants take nitrogen from the soil in the form of nitrate salt or ammonium salt by absorption through their roots and use them to synthesize amino acid, protein, nucleic acid and other nitrogen compound. This is called nitrate assimilation. होता है क्या बच्चों कि प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन को जब सॉइल से लेते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्रेट साल्ट और अमोनियम साल्ट के द्वारा, तब इनका जो है ऑब्जर्वेशन होता है रूट के द्वारा प्लांट में, तो ये सिंथेसाइज करते हैं इसको किसमें, अमीनो एसिड में, प्रोटीन में, न्यूक्लिक एसिड में और अदर नाइट्रोजन कंपाउंड में. इसे ही कहा जाता है नाइट्रोजन असाइमिलेशन. क्लियर है बच्चों. नेक्स्ट है ह्यूमस एंड एनिमल यूटिलाइज प्लांट प्रोटीन एंड सिंथेसाइज एनिमल्स प्रोटीन. ह्यूमन्स. ओके, वेट, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. ह्यूमन और एनिमल प्लांट प्रोटीन को यूटिलाइज करते हैं, लेते हैं, और एनिमल प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं. व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, द प्रोटीन प्रेजेंट इन देम आर कन्वर्ट बैक टू अमोनियम कंपाउंड बाय द बैक्टीरिया एंड फंगी. ओके बच्चों, तो जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो इनमें प्रेजेंट जो प्रोटीन होता है यह कन्वर्ट होता है अमोनियम कंपाउंड में. किसके द्वारा, तो बैक्टीरिया के द्वारा और फंगी के द्वारा. ओके, द वेस्ट एक्सपेल्ड बाय द एनिमल इज आल्सो अ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड यूरिया. उसके बाद इनके जो वेस्ट होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड यूरिया में, विच आल्सो कन्वर्ट इनटू अमोनिया बाय एक्शन ऑफ फंगी. उसके बाद ये फंगी के एक्शन के द्वारा कन्वर्ट हो जाते हैं फंगी में. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन. तो वह प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड कन्वर्ट होता है अमोनिया में, वह विधि कहलाता है अमोनिफिकेशन. ओके बच्चों, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन. तो वह विधि जिसके द्वारा अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्रेट्स में, इन्हें कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन. द नाइट्रेट्स इन द सॉइल आर गेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स. द नेक्स्ट है द कन्वर्सन ऑफ नाइट्रेट्स टू फ्री मोलिक्यूलर नाइट्रोजन इज कॉल्ड डेंट्रिफिकेशन. तो कह द कन्वर्सन ऑफ नाइट्रेट्स का जो कन्वर्सन होता है फ्री मोलिकुलर नाइट्रोजन में, यह कहलाता है डेंट्रिफिकेशन. दिस इज डन बाय डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया सच एज स्यूडोमोनास
एंड क्लोस्ट्रीडियम इन एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन में क्या होते हैं कि ये बैक्टीरिया चेंज होते हैं कन्वर्ट करते हैं स्यूडोमोनास और क्लोस्ट्रीडियम में। इन दिस वे द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेंस कंस्टेंट। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन का जो परसेंटेज अमाउंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वह रिमेंस होता है, रहता है, शेष बरकरार रहता है। ओके बच्चों, क्लियर है? तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं इस लेसन का वर्कशीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आप सभी उसे सॉल्व करके ग्रुप में सबमिट कर देंगे। इसके बाद फिर आप इसका क्वेश्चन आंसर बना लेंगे और इसका जो सॉल्यूशन है एंड में मैं उसे भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।